Hi everybody, how are you? I hope all are fine. जैसा कि बच्चों मैं पिंटू सर आप सभी का सक्सेस एकेडमी ऑफिशियल चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों पिछले लेक्चर मॉडल वर्ब का जो लेक्चर 1 था उसमें आपने मॉडल वर्ब का इंट्रोडक्शन मॉडल वर्ब का इंट्रोडक्शन में आपने ये पढ़ा कि मॉडल वर्ब का जो स्टार्टिंग रूट है वो आपका वर्ब से शुरू होता है। पिछले क्लास में मैंने आपको यही बताया कि वर्ब को फंक्शन के अकॉर्डिंग दो अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें से पहला पार्ट आपका हो गया लेक्सिकल और दूसरा हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्रीवियस क्लास में आपने ये पढ़ लिया कि वर्ब के अनुसार मॉडल को निकाला गया है, जिसमें से कल का जो आपका लेक्चर 1 था वो था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल वर्ब। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल वर्ब को आपने बेहतर तरीके से सीखा, उसे समझा और किस तरीके से किस पार्ट में क्या पढ़ना है इस बात की जानकारी भी मैंने आपको दे दी। लेकिन मॉडल वर्ब के आज के लेक्चर 2 में आज क्या होने वाला है, कौन कौन सी खास बातों पर फोकस करना है, इन बात की जानकारी मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद क्लास को शुरू किया जाएगा। चलिए यहां पर ध्यान दें कि आज आपको मॉडल वर्ब के लेक्चर नंबर 2 में कौन कौन सा कंटेंट पढ़ाना है इस बात की जानकारी मैं जरा बताता हूं। हालांकि पिछले लेक्चर में आपको यह बताया गया था कि वर्ब के दो अलग अलग पार्ट होते हैं, एक लेक्सिकल और एक दूसरा होता है ऑक्सिलरी। लास्ट टॉपिक में कल मैंने आपको यह बताया था कि लेक्सिकल और ऑक्सिलरी मिलकर के ही क्या बनाते हैं, एक टेंस का निर्माण करते हैं। यह था आपका प्रीवियस क्लास का लेक्चर। लेकिन आज क्या होने वाला है ये मैं जरा आपको एक कंटेंट के माध्यम से समझा दूं। यहां ध्यान दें, आज का जो आपका पहला कंटेंट है वो आपको ये बताया जाएगा कि टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। टाइप्स ऑफ AUXILIARY ऑक्सिलरी वर्ब, आपको इसके बारे में पढ़ना है। क्लियर। नंबर 2 आपको बताना है कि ऑक्सिलरी के अंतर्गत कुछ खास नोट्स है, इस नोट्स पर चर्चा करना है। तो आज के इस लेक्चर में आपको दो खास कंटेंट, नंबर 1 टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब और नंबर 2 ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आने वाले सारे नोट्स, इन सभी बातों पर चर्चा आज के इस लेक्चर में करना है। तो चलिए आप लोग हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और कल के भांति, कल के जैसा ही आज भी आपको इस चैप्टर में कुछ नई बातें, कुछ खास पॉइंट्स, कुछ खास नोट्स को जानकारी मिलेगा जिससे आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए इस वीडियो के साथ बने रहें और यहां शुरू करते हैं आज का कंटेंट नंबर 1। यहां देखें आपका जो कंटेंट नंबर 1 है, यहां पर ध्यान देंगे कि हेडिंग क्या लिखा गया आपका जी। आपका जो हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए मैं थोड़ा जरा इंक जो है पेन का चेंज कर लेता हूं, यहां पर ध्यान देंगे। चलिए ठीक है, चेंज हो गया। हाँ यहां देखें कह रहा है टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के कितने प्रकार होते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब के कितने भेद होते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं आपको प्रीवियस क्लास की ओर। जिन बच्चों ने कल क्लास किया होगा उन्हें अच्छी तरह से वर्ब का जो मेन रूट है, मेन फॉर्म है, जो मेन सोर्स है, वहां से आपको जानकारी मिल गई होगी। फिर भी मैं आपको एक प्रीवियस क्लास के रूप में मैं समझाता हूं कि कल आपको जो बताया गया था वर्ब का पहला पार्ट लेक्सिकल, जिसको मैंने सिंपल या ऑर्डिनरी के नाम से भी बुलाया था। तो लेक्सिकल में आपको वर्ब के 5 अलग अलग फॉर्म पढ़ने होते हैं, जिसे V1 2 3 4 5 के नाम से जानते हैं। इस बात की जानकारी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में दे दी थी। तो इन पांचों का यूज सिर्फ यहीं तक स्टैंड रह जाता है इस चैप्टर में। उन पांचों का यूज अब आगे नहीं पढ़ना है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन पांचों का यूज आपको ऑलरेडी मैं टेंस और टाइम एंड डेस में बहुत अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिकली मैंने समझा दिया है। तो यहां से बढ़ते हैं अब डायरेक्टली वर्ब का जो दूसरा पार्ट था ऑक्सिलरी वर्ब, उसकी ओर। क्योंकि हमारे सिलेबस के अनुसार मेन जो चैप्टर हमारा पढ़ना है वो है मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब आपको लेक्सिकल में नहीं आता है, बल्कि वो आता है किसमें, ऑक्सिलरी में।
तो एक्जुलरी के अंतर्गत हमें यहाँ पढ़ना होगा इस चैप्टर के अनुसार कि कौन कौन सा टॉपिक मॉडल कहलाएगा और मॉडल में क्या क्या आगे पढ़ना है। तो यहाँ ध्यान दें, आपका कंटेंट का जो पहला टॉपिक आज हो गया वो आपका हो गया टाइप्स ऑफ एक्जुलरी वर्ब, यानी एक्जुलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दें, यहाँ लिखा गया है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्जुलरी वर्ब। किसी भी सहायक क्रिया के 3 मुख्य भाग या मुख्य हिस्से होते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक्जुलरी वर्ब को 3 अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें से आप यहां ध्यान दें, आपका नंबर 1 हो गया प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब जिसका हिंदी बोल सकते हैं प्राथमिक सहायक क्रिया। नंबर 2 आइए मॉडल एक्जुलरी वर्ब, यानी आधुनिक सहायक क्रिया। और नंबर 3 जो आपका है मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब, मतलब अति आधुनिक सहायक क्रिया। इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं प्राइमरी वर्ब, दूसरा मॉडल वर्ब और तीसरा मार्जिनल वर्ब। आप चाहें तो यहाँ पर नाम एक्जुलरी को हटा सकते हैं, बिकॉज कि ऑलरेडी आप एक्जुलरी के ग्रुप में एंट्री कर चुके हैं, तो हर आपका डेफिनेशन होगा उसमें आपको एक्जुलरी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो एक्जुलरी लिख सकते हैं अथवा नहीं भी। तो पहला आपका क्या हो गया, पहला हो गया प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब या प्राइमरी वर्ब मीन्स प्राथमिक सहायक क्रिया। नंबर दूसरा मॉडल वर्ब यानी आधुनिक क्रिया, और नंबर तीसरा मार्जिनल वर्ब यानी कि अति आधुनिक क्रिया। अब आप कंफर्म यहां से हो गए कि जो यहां पर नंबर 2 है, ठीक है, जिसे मैं आपको यहां सर्कल कर देता हूं। इस सर्कल के नाम से ही यहां जो है इस चैप्टर का नाम पड़ा है, जिसका नाम क्या है मॉडल वर्ब। अब ध्यान दें कि इतना डीपली नॉलेज के बाद कि कौन सा इसका मेन सोर्स है, तो मेन सोर्स क्या आपका हो गया वर्ब। वर्ब में काफी आगे बढ़ने के बाद, काफी डीपली पढ़ने के बाद हमें यह जानकारी मिलती है कि मॉडल वर्ब जो है एक्जुलरी वर्ब का दूसरा टाइप है, नंबर 2 टाइप में आता है, और इसी के नाम से हमारा चैप्टर पढ़ना होता है जिसका नाम होता है मॉडल वर्ब अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो देखिए बच्चों, डायरेक्टली अगर मैं मॉडल वर्ब शुरू करता तो आपको ये जानकारी कभी मिलती ही नहीं कि मॉडल वर्ब का जो स्टार्टिंग है वो कहां से हुआ है, इसका सोर्स क्या है और कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसी कारण आपको मॉडल वर्ब का जो लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ मॉडल वर्ब ये पढ़ाना मैंने जरूरी समझा, तब जाके आपको बेहतर नॉलेज मिल गया होगा कि मॉडल वर्ब का कहां से उत्पत्ति हुआ है और इसका सोर्स कहां से निकला है। ओके, तो चलिए यहां से आज शुरू किया था आपका तीनों का अलग अलग डेफिनेशन, उनको समझाना भी है और तीनों का एक बेहतर एग्जाम्पल भी देना है, ताकि आपको बेसिक नॉलेज, एक कॉन्सेप्ट अच्छा खासा क्लियर हो जाए। क्योंकि 12th के बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से भी आपको 4 या 3 3 या 4 क्वेश्चन एक नंबर का पूछता है। इट मीन्स कि 3 नंबर्स और 4 नंबर्स आपको इस चैप्टर से कंप्लीट करने होते हैं, जो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। दिस इज द प्रोसेस या दिस इज द सिलेबस ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। आपका क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा कि क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे जो कि मॉडल वर्ब को शो करेंगे। बट इसमें कॉमन एरर की बात करते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, तो ये आपका हो जाता है कंपटीशन बेसिस। तो कंपटीशन बेसिस इसी से तैयार होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक फार्मूला होते हैं वो थोड़ा हाई लेवल के होते हैं, जिसके लिए और ज़्यादा मेहनत करना होता है। लेकिन जो आपका बेसिक कंपटीशन नॉलेज है वो मैं आपको फिलहाल 12th के ही या 11th के ही क्लास में आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं एक्जुलरी का पहला टाइप्स, जिसका नाम है प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। यहाँ आप आइए हेडिंग में नंबर 1, हेडिंग क्या हो गया आपका प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब यानी प्राथमिक सहायक क्रिया। यहाँ देखना डिफिनेशन इसका, द वर्ब व्हिच इज यूज्ड इन द फॉर्म मतलब रूप, ओके, फॉर्म मतलब रूप ऑफ, यहाँ देखिए जिसे मैं बंद कर रहा हूँ ब्रैकेट के रूप में, यहाँ हो गया 2 + V1 जिसको हम टू हैव यहाँ लिखे हैं, फिर दूसरा आपका हो गया टू डू, और एक लास्ट हो गया टू बी। ओके, मैं फिर से बता दूं, यहाँ पर 3 चीज, पहला आपका हो गया टू हैव,
दूसरा आपका हो गया टू डू और तीसरा हो गया टू बी, जिसे मैंने सर्कल में नंबर 1 2 3 से शो कर दिया है, आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। फिर से देखिए मैं एक स्टेटमेंट में पढ़ता हूं, द वर्ब व्हिच इज यूज्ड, ओके, द वर्ब व्हिच इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टू हैव, कॉमा, टू डू एंड टू बी आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए हिंदी की मैं बात करता हूं। हिंदी में से बोल सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जो टू हैव या टू डू या टू बी के रूप में मिलता है या रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। ओके, यानी क्रिया का वैसा रूप जो टू प्लस हैव, टू प्लस डू और टू प्लस बी के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। अब आपका क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता, अब आपका उत्सुकता यह बढ़ गया होगा कि आखिर ये टू हैव है क्या, टू डू क्या है और टू बी क्या है। तो जस्ट वेट, मैं आपको तुरंत बताता हूं कि ये टू हैव, टू डू और टू बी क्या होता है, क्योंकि ये तीनों के कॉम्बिनेशन को ही हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये तीनों में पढ़ना क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। यहां ध्यान दें, मैंने भी बताया कि आपके 3 पैटर्न, यहां पर आपको तीनों लिखा गया है, जिसे मैं फिर से बताता हूं। यहां पर ध्यान देंगे, ये तीनों जिसे मैंने यहां पर रेड कलर से बता रहा हूं, ये तीनों को हम बोल सकते हैं प्राइमरी ए भी, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। कौन कौन? टू हैव को, टू डू को और टू बी को। अब सवाल है कि हमको टू हैव में पढ़ना क्या होता है। तो देखिए टू हैव जो है ओरिजिनल फॉर्म है, इसी की सहायता से टोटल 4 मीनिंग बनते हैं। और ये 4 मीनिंग आपका कौन कौन हो गया जी? एक हो गया हैज, दूसरा खुद हैव, तीसरा हैड और चौथा हैविंग। अब जरा गौर करें कि हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड ऑल 3 आर ऑक्सिलरी वर्ब। और हम कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं? ऑक्सिलरी का प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो अब यहां से क्लियर हो गया कि आपको जो टेंस में पढ़ाया गया था प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हैज, हैव और पास्ट के परफेक्ट के साथ हैड, अभी तुरंत आपको याद आया होगा कि सर ने ऐसा चीज पढ़ा चुके हैं, किसमें? टाइम एंड टेंस में और वॉइस में भी ये चीज बता दिया गया कि हैज, हैव, हैड। तो हैज, हैव, हैड का प्रयोग आपको टेंस और टाइम एंड टेंस में लगता है, और हैज के साथ, हैव के साथ या हैड के साथ लगाते हैं बिन। तो हैज बिन, हैव बिन, हैड बिन, ये आपका पैसिव वॉइस में अप्लाई करना होता है। ये चीज तो जान गए हैं। तो अब सवाल रहा यहां पर हैविंग का। ये हैविंग का प्रयोग क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो मैंने कल के लेक्चर में, कल के प्रीवियस क्लास में आपको चर्चा किया था ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, आपको याद होगा। ओके, तो अगर आपको याद होगा कल के लेक्चर के बारे में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भी वर्ब का ही एक फॉर्म होता है जो कि यूज के अनुसार किया जाता है। तो मैं जानकारी दे दूं कि हैविंग, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ये 3 पार्ट। ओके, नंबर 1 हैविंग, दूसरा ट्रांजिटिव, तीसरा इंट्रांजिटिव। ये तीनों आगे आने वाला एक चैप्टर है जिसका नाम होता है नॉन फिनाइट। ओके, नॉन फिनाइट, उसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा। यानी कि फिलहाल मॉडल वर्ब में आपका हैविंग का प्रयोग यहां पर नहीं बताया जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मॉडल वर्ब हैविंग को आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये प्राइमरी में आता है। और आपका मेन मुद्दा क्या है? मॉडल, यानी नंबर 2। ऑक्सिलरी कौन सा? नंबर 2। बात रहा हैज, हैव, हैड को, तो ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको टेंस में भी और टाइम एंड टेंस में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर, जिसका नाम दिया गया है टू डू। टू डू में क्या पढ़ना है जी? तो टू डू में कुल मिला के 3 मीनिंग पढ़ना है। पहला डू, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव फॉर्म या नेगेटिव फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको पहले दे चुका हूं, या इसको वॉइस में भी आपने पढ़ा एक्टिव फॉर्म में। दूसरा डज, ये भी क्या है जी? आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्म या इंट्रोगेटिव फॉर्म। और डिड, जो कि पास्ट का इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव फॉर्म या नेगेटिव फॉर्म। तो डू, डज, डिड, इसका होम क्या हुआ? इसका होम रूट हो गया आपका डू, यानी डू की सहायता से 3 मीनिंग बना है। कौन कौन? तो डू, डज और डिड।
ये तीन चीज़ भी मैंने आपको कहाँ पर, तो टेंस में क्लियरली पढ़ा चुका हूँ, तो इसका भी प्रयोग आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। यानी कहने का मतलब कि आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब सिर्फ यहाँ पर डेफिनेशन, उसका रूट्स, उसका टाइप और एग्जाम्पल देखना है। बाकी इसका यूज ऑलरेडी आप टेंस से पढ़ चुके हैं कि डू डज डिड के साथ क्या आता है, कौन सा वर्ब फॉर्म होता है, या हैज हैव हैड है तो उसके साथ कौन सा वर्ब फॉर्म होता है और किस टेंस के साथ अप्लाई किया जाता है। तो ये सारी बातें की जानकारी मैं आपको टेंस में और टाइम इंडेक्स में दे चुका हूँ। इट मीन्स कि ये कह सकते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में जितने भी चीज़ दिए गए हैं उसमें से सारा प्रयोग ऑलरेडी आप टेंस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो दोबारा इसको रिपीट करने से कोई फायदा भी नहीं है। दूसरी बात कि हमें मेन टॉपिक मेरा है मॉडल वर्ब, तो हमें जो भी पढ़ना है, जो कंटेंट जानना है, तो मुख्य रूप से मॉडल वर्ब के बारे में जानना है, ना कि किसी और टॉपिक के बारे में। तो यहां देखें नंबर थर्ड, आइए नंबर थर्ड आपका दिया गया क्या, टू बी। तो टू बी में क्या आपका आ गया जी, इज, एम, आर, तीन, ये हो गया प्रेजेंट के लिए, वाज, वेयर पास्ट के लिए। अब आइए बी, तो बी आप ध्यान दिए होंगे कि आपको एक्टिव वॉइस से पढ़ाया गया होगा, जो कि टेंस में भी यूज किया जाता है। बिन जो स्पेशली पैसिव वॉइस में आया था, जिसमें मैंने आपको लिखा था नोट कर करके कि हैज के साथ बिन, हैव के साथ बिन और हैड के साथ भी बिन लगता है, या विल हैव बिन भी लगता है। और एक लास्ट बच गया आपका बीइंग, तो बीइंग भी आपको मैंने पैसिव वॉइस में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ देखते हैं कि टू बी में आपको इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बिन, बीइंग, कुल मिला के 8 मीनिंग आए। ये 8 मीनिंग को मैंने कहाँ पढ़ाया, तो आपको कुछ टेंस में और कुछ वॉइस में। यानी कहने का मतलब कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आने वाले सारे टॉपिक्स ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, एक्सेप्ट हैविंग। सिर्फ हैविंग, HAVING, हैविंग का प्रयोग अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, जिसे आगे के चैप्टर नॉन फिनाइट में पढ़ाना होता है। तो यहां देखें हैविंग को मैंने यहां पर एक बंद कर दिया बॉक्स में। इस बॉक्स को आपको खोलना है कहाँ, नॉन फिनाइट चैप्टर में, जहां पर मैं आपको याद दिला दूंगा कि इसका प्रयोग आपको मॉडल वर्ब में किया गया था। बाकी आपका जो बच गया, यहां देखें टू हैव की सहायता से 4 मीनिंग बना जी, टू डू की सहायता से कुल 3 मीनिंग बना, और टू बी की सहायता से आपका बन गया टोटल 8 मीनिंग। यानी कहने का मतलब 8 4 12 और 3 15, ये 15 जो मीनिंग आपका बनाया गया है, ये 15 मीनिंग आपका किसका है, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का, जिसमें से 14 मीनिंग 14 मीनिंग आप ऑलरेडी टेंस, वॉइस और टाइम एंड टेंस में पढ़ चुके हैं। सिर्फ एक मीनिंग बच गया आपका हैविंग, जिसको आपको बाद में पढ़ाना है। समझने क्लियर? यानी इसका कॉम्बिनेशन कैसे यूज करना है, जो आप टेंस में क्लियरली पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार यहां पर रिपीट कर देता हूं कि वैसे बच्चे जिसका टाइम एंड टेंस या टेंस छूट गया था, किसी कारण बस नहीं देख पाए थे मेरे इस वीडियो को, तो एक बार यहां पर शॉर्ट में समझ ले। इसका शॉर्ट मेथड क्या हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का, तो शॉर्ट प्रोसेस यहां समझे। सपोज दैट अगर हम यहां पर शो करते हैं, मान लिया जाए इज हो, या एम हो, या आर हो, या चलिए सपोज दैट बाज भी लिखते हैं और बेयर भी लिखते हैं, तो आपको याद आया होगा जैसे तुरंत मन में कि जब भी ये सब फॉर्म लगता है तो किसके साथ लगता है जी, V4 यानी कंटिन्यूअस के साथ। तो EJMR किसका हो गया, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, और बाज वेयर किसका हो गया, तो पास्ट का कंटिन्यूअस। लेकिन प्रेजेंट हो या पास्ट हो, है किसका, कंटिन्यूअस का ही है, तो हमेशा V4 अप्लाई करना पड़ता है, मतलब ING फॉर्म। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, आप वॉइस में भी इसको देखे होंगे और सीखे होंगे। आगे आइए कुछ और जानकारी लेते हैं। पर चलिए मान लिया जाए कि अगर क्वेश्चन हैज है, या फिर हैव है, या फिर हैड है, तो ये आपको जब भी अप्लाई करना है तो V3 के साथ। इट मीन्स ये आपका क्या कहलाता है, परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का, चाहे फ्यूचर का। अंतर खाली यही है कि प्रेजेंट के लिए आपका हैज हैव, पास्ट के लिए हैड, और जब फ्यूचर पढ़ेंगे तो विल हैव या शैल हैव, लेकिन लगता है V3। चलिए कुछ और देखें। अगर सपोज दैट डू है आपका, या डज है, या सपोज दैट डिड है, तो इसके साथ आपका क्या लगता है जी, हमेशा V1 फॉर्म लगता है।
तो डू डज आपका हो गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट और डिड हो गया पास्ट का इंडेफिनिट। तो इस तरह से देख रहे हैं कि हर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का कनेक्शन कहीं ना कहीं जाके लिंक इसका जो है किससे जुड़ता है, टेंस से ही जुड़ता है। अब डिपेंड ये करता है कि इसका अगला पार्ट मतलब मेन सब्जेक्ट क्या है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी कैन ऑलवेज यूज इज, एम आर, बाज, वेयर, हैज, हैव और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो एक्सेट्रा में हम ये देख लें कि टेंस में आपको क्या क्या चीज पढ़ाया गया, उन्हीं का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, सिर्फ और सिर्फ हैविंग को छोड़ करके। तो ये था बच्चों आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का सारा डिटेल्स इन लॉन्ग मेथड एंड ऑल्सो इन ए शॉर्ट मेथड। अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2, जिसमें से आपको पढ़ाना है मॉडल वर्ब, साथ में कुछ नोट्स के बारे में मैंने शुरू में चर्चा किया था कि आपको मॉडल वर्ब का नोट्स भी पढ़ाना है। तो पहले आपको पढ़ना है मॉडल वर्ब का डेफिनेशन, फिर आगे पढ़ना आपको उसका एग्जाम्पल्स और साथ में आने वाले नोट्स। तो नोट्स पर आप विशेष ध्यान देंगे कि मॉडल में कौन कौन से नोट्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपको 12th के साथ साथ मुख्य रूप से कंपटीशन में भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम मॉडल वर्ब की ओर। यहाँ पर अगला हेडिंग दिया गया है नंबर 2 जिसका नाम आपका दिया गया है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और मेनली हमको यही पढ़ना है क्योंकि चैप्टर का नाम आप देखें यहाँ पर आपका स्क्रीन पर ऊपर दिया गया है जी, आपके स्क्रीन पर यहाँ क्या दिया गया है, स्क्रीन पर ऊपर लिखा हुआ है मॉडल वर्ब, यहाँ पर देखें, ठीक है। ये आपका हो गया मेन हेडिंग मॉडल वर्ब और उसी टॉपिक को हम फिलहाल यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। मॉडल का डेफिनेशन, उसका टाइप्स, उसमें से आने वाला सारा यूज और नोट्स। ओके, तो आपका मेन जो टॉपिक है वो पढ़ना है मॉडल वर्ब, क्योंकि सारा क्वेश्चन इसी से एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें, यहाँ का रहा है डेफिनेशन, पहले देखें कि द वर्ब व्हिच इज यूज्ड, सेम वही प्रोसेस वही टेक्निक से मैं आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप आसान तरीके से समझ लें। इन द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, यहाँ देखें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी और ग्रामर मतलब व्याकरण। एंड वर्क एज हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब क्या है इस बात की जानकारी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर 1 में आपको दे चुका हूँ कि वैसा वर्ब जो एक दूसरे को आपस में हेल्प करने के लिए जोड़ने का काम करता है इज नोन एज हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। आगे देखें, आर कॉल्ड मॉडल वर्ब। चलिए मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ एक सिस्टम में। द वर्ब व्हिच इज यूज्ड इन द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, द वर्ब व्हिच इज यूज्ड इन द मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एंड वर्क एज हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। यानी वैसी क्रिया जो आधुनिक अंग्रेजी ग्रामर में, ओके, आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण में काम करता है और साथ ही साथ एक दूसरे वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। जिस तरह से मैं आपको बताया था कि आई खाली स्थान प्लेइंग, तो क्या होगा आई एम प्लेइंग या आई वाज प्लेइंग। तो एम और बाज क्या कर रहा है जी, आपको आई को प्लेइंग को हेल्प कर रहा है, क्या चीज करना है जोड़ने में, क्या कहलाया हेल्पिंग वर्ब। उसी तरह से यहाँ क्या बोलेंगे कि मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब जैसा ही काम करता है, लेकिन ये आधुनिक इंग्लिश ग्रामर में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स कि द वर्ब which is used in the modern English grammar and work as a helping verb is known as modal verb। क्लियर? आगे देखें, अगर इस तरह से आप नहीं समझ पाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन और है, आप दूसरे तरीके से भी मॉडल वर्ब के परिभाषा को, उसके डेफिनेशन को क्लियरली समझ सकते हैं। तो कैसे, चलिए देखें नीचे यहाँ पर, यहाँ पढ़ें ध्यान से। सबसे पहले करा कैन, फिर करा कुड, मे, माइट, सेल, फिर देखें शुड, उसके बाद क्या आपका आ गया, फिर आ गया विल, वुड, आउट टू एंड मस्ट। ये कुल मिला के आपको कितना मीनिंग होगा जी, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आउट टू हो गया 9 और मस्ट हो गया 10। यानी कहने का मतलब ये 10 मीनिंग जो आपको आते हैं, ये 10 मीनिंग क्या कहलाते हैं आपका मॉडल वर्ब्स। यानी अगर स्क्रीन पे आपके जो ऊपर लिखा गया डेफिनेशन है आप वो नहीं समझ पाते हैं, नहीं याद कर पाते, तो नीचे डेफिनेशन को समझें कि कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, आउट टू और मस्ट,
इन सभी को मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। अब तो क्लियर हो गया ना आपका बेसिस। यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है ताकि इस चैप्टर से आने वाले हर क्वेश्चन को आप आसानी से कम समय में सही सही डील कर सकते हैं। तो यहां पर आपको 10 मीनिंग दिया गया, मुख्य रूप से यही 10 मीनिंग आपको इस चैप्टर में पढ़ने होते हैं कि इसका सबका हिंदी क्या होता है, इसका सबका यूज कहां कहां है, और सबका नोट्स के साथ इसका एग्जाम्पल कैसे कैसे पढ़ना होता है, ताकि इस चैप्टर का सारा बेसिक और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आगे देखें तो यहां क्या हो गया आपका जी कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू और मस्ट, इन सभी को मॉडल वर्ब के नाम से जाना जाता है। यह था आपका डेफिनेशन ऑफ मॉडल वर्ब। एग्जाम्पल समझे। पहला एग्जाम्पल कर रहा है, यहां देखें ध्यान से कि पहला का आई, उसके बाद कर रहा है हेल्प। आई क्या हो गया जी आपका सब्जेक्ट, हेल्प क्या हो गया भी वन। चलिए मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ फिर से एक बार। आपका आई हो गया सब्जेक्ट और हेल्प जो हो गया वर्ब का पहला रूप, और जो यू हो गया ये आपका हो गया मुख्य रूप से ऑब्जेक्ट। अब कल के डेफिनेशन को एक बार फिर से अप्लाई करते हैं, या आज के डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं कि अगर कोई सब्जेक्ट, चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट आई हो गया, इसको अप्लाई करना है किसके साथ, भी वन के साथ। तो क्या आई और हेल्प में कोई ऐसा मीनिंग है जो आई को और हेल्प को एक दूसरे से जोड़ने में सहायता करता है? तो आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि कैन, बीच में कैन एक मीनिंग है जो आई को और हेल्प को आपस में कंबाइन कर रहा है, जोड़ रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर हेल्प को और आई को कंबाइन करने वाला मीनिंग कौन सा, कैन। कैन को यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ या सर्कल में बंद कर देता हूँ। क्लियर। आगे देखें नंबर 2 एग्जाम्पल। राहुल सब्जेक्ट, कम भी वन। राहुल को और कम को कौन सा मीनिंग जोड़ रहा है जी, तो एक मीनिंग जोड़ रहा है कौन सा, मे। तो चलिए मैं मे को भी सर्कल में बंद कर देता हूं। तीसरा एग्जांपल देखें, ही सब्जेक्ट है और गो भी वन है। तो ही और गो को कौन सा मीनिंग ऐड कर रहा है, तो देखते हैं क्या, बिल। तो यहां पर देखते हैं कि एग्जांपल नंबर 1 में कैन, नंबर 2 में मे, और नंबर 3 विल, यानी कैन, मे और बिल, ऑल 3 आर नोन एज मॉडल वर्ब। कैसे आप वेरीफाई करें इसको डेफिनेशन पर। ऊपर देखिए डेफिनेशन क्या लिखा गया है कि वैसा कोई वर्ब जो आधुनिक इंग्लिश ग्रामर में प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात जो लिखाए हुए स्क्रीन पर आपको 10 मीनिंग, ये 10 मीनिंग अभी के इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। ये क्या होगा, आपका हो गया मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। फिर उसे लिखा गया एंड वर्क एज हेल्पिंग वर्ब। ध्यान से देखें आप ऊपर में क्या लिखा है, एंड वर्क एज हेल्पिंग वर्ब, और जो सहायता के रूप में भी काम करता हो, ठीक ना। यानी 2 तरह से काम करता है, आधुनिक अंग्रेजी ग्रामर में भी, और आधुनिक अंग्रेजी ग्रामर में आने के साथ साथ वो एक सब्जेक्ट को उसके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब डॉट 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 etc किसी और मीनिंग के साथ जोड़ने में भी काम करता है। वही क्या कहलाता है, मॉडल वर्ब्स। तो यहां क्या देखें कि कैन, मे और बिल, ऑल 3 आर नोन एज मॉडल वर्ब। तो यहां से आपने ये सीख लिया कि मॉडल का डेफिनेशन क्या होता है और उसका परिभाषा क्या होता है। तो बच्चों आप कभी ये फील मत करो कि हाँ क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया नहीं सिखाया। आप मेन कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, मेन बेसिक्स पर ध्यान दें कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ और जो है लिख रहा हूँ, आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर कंसंट्रेशन रखें ताकि आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो। मैं हर बार एक बात रिपीट करना चाहता हूं कि आप बुक्स पढ़ रहे हो या ग्रामर पढ़ रहे हो, जब तक आपका बेस, ठीक है, जब तक आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कम से कम हर चैप्टर का जो मेन बेस है, मेन थीम्स है, मेन कॉन्सेप्ट है, उस पर चलने की कोशिश करें। अगर आप उस पर चल पाते हैं तो आपका बेस और ज़्यादा मजबूत होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर से कुछ नोट्स के बारे में, जो कि आपका स्पेशली नोट्स होता है मॉडल वर्ब का। तो मॉडल वर्ब में क्या नोट्स है वो अभी आप सीख लें ताकि आपको कंपटीशन एग्जाम में बाद में परेशानी झेलनी ना पड़े। तो आपका मॉडल वर्ब का सबसे पहला नोट है, यहाँ पर देखिए ऊपर स्क्रीन पर दिया गया है, नोट नंबर 1। यहाँ आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है जी, लिखा हुआ है मॉडल वर्ब प्लस V1। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट नोट आपका यही है कि कोई भी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है,
और ये चर्चा मैं बताता हूं कि आपको रूल नंबर जो लिखाया था 13, ओके, वॉइस का रूल नंबर 13, जिसका एक्टिव वॉइस आप पैटर्न पलट के देख लें घर पे। अगर आप बच्चों कोई कॉपी पे या डायरी पे वॉइस का नोट्स तैयार किए हैं या नहीं भी तैयार किए हैं, तो आप मेरे वॉइस के जो लेक्चर नंबर 4 होगा या 5, उसमें कंफर्म तो नहीं 4 या 5, लेकिन आप देखेंगे रूल नंबर 13, रूल नंबर 13 कंफर्म मैं हूं कि रूल नंबर 13 में वॉइस में आपको एक्टिव में दिखाया गया था कि पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब। जो बच्चे मेरा क्लास रेगुलर कर रहे हैं वो ध्यान देंगे कि आपको पढ़ाया गया था रूल नंबर 13 में कि पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब, तो वहां पर आप देखेंगे क्या लिखा था कि मॉडल प्लस V1। जब उसी को पढ़ते हैं पैसिव वॉइस में तो आपको याद होगा कि मॉडल प्लस B प्लस V3। वही चीज मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं कि नोट नंबर 1 में किसका, मॉडल का, कि मॉडल वर्ब कोई भी हो। अभी मैंने देखे यहां पर फिर से पुराने पेज पे, यहां मैंने आपको शो कर दिया कितना मीनिंग है जी, 10 मीनिंग। ये 10 मीनिंग के साथ आपको जब भी लगेगा तो क्या लगेगा, हमेशा V1 ही अप्लाई करना है, कोई दूसरा मीनिंग नहीं। ओके, आगे बढ़े तो आपका क्या हो गया, मॉडल प्लस V1। तो मॉडल प्लस V1 कैसे अप्लाई करना है जरा सीखें। अगर सपोज दैट मैंने लिख दिया कैन, आपका मॉडल वर्ब है। चलिए कुछ और लेते हैं मीनिंग, कुछ और मीनिंग, माइट, ये भी आपका क्या है जी, V1 ही है। चलिए आगे लेते हैं एक मीनिंग शुड, शुड भी क्या है, V1। चलिए एक कुछ और ले लीजिए, मस्ट, मस्ट भी क्या है आपका मॉडल। तो इन सब के साथ या इन सब के जस्ट बाद जब भी आपका आएगा तो V1 ही आएगा, इस बात को आपको याद रखना है। जैसे मान लिया जाए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कैन गो, तो ये आपका सही है, लेकिन सपोज दैट आप उसको करते हैं कैन गोन, आपका क्या हो गया, गलत हो गया। और देख लें एग्जाम्पल, अगर सपोज दैट इस तरह से आप लिखते हैं कि मस्ट प्ले, तो ये आपका क्या है जी, सही है। लेकिन अगर उसको आप ऐसे लिखते हैं मस्ट और साथ में कर देते हैं आप प्लेइंग, तो ये क्या आपका हो गया, गलत हो गया। तो इससे आपको क्या निकला निष्कर्ष, निष्कर्ष यही निकला जो मैं आपको यहां समझाता हूं। देखिए कि जितने भी मॉडल हैं उसके साथ हमेशा V1 लगता है, ये तो फिक्स आपका है। दूसरी बात आप यहां ध्यान दें जिसे मैं बताना चाह रहा हूं कि मॉडल का, ठीक ना, मॉडल के साथ कभी भी V2 या V3 या V4 या V5 इसका प्रयोग क्या होता है, हमेशा गलत। तो आपका सही क्या हो गया, मॉडल प्लस V1। तो मॉडल के साथ कभी भी V2, V3, V4 या V5 का प्रयोग कभी नहीं होता है, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, इस बात को आप याद रखें। दूसरी बात, नोट्स में मैं यह समझना चाहता हूं कि कभी भी किसी मॉडल का कोई दूसरा रूप भी नहीं होता है। जैसे देखें आप ध्यान से, अगर सपोज दैट आप लिखते हैं गो, तो गो में अगर जोड़ते हैं ES तो आपका मीनिंग क्या बन गया जी, गोज, जो बिल्कुल सही है, जो आप 10 से पढ़ चुके। लेकिन यहाँ ध्यान दें, अगर सपोज दैट कोई लिखे मीनिंग कैन और कैन में जोड़ते हैं S, तो आपका नया मीनिंग क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा कैंस, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत। या सपोज दैट इसको आप लिखते हैं प्लस ED, तो क्या बन रहा है, कैंड, देखने में तो लग रहा है V2, लेकिन ये भी क्या आपका गलत है। तो किसी भी मॉडल का V2, V3, V4, V5 नहीं बनता है, और इसके साथ साथ मॉडल अपने बाद V2, V3, V4, V5 का प्रयोग भी नहीं करता है। तो ये था आपका मेन नोट जो कि आपको इस चैप्टर के लिए और आगे फ्यूचर के लिए एकदम कंप्लीट रखना है। तो आफ्टर ऑल देखा जाए इस नोट में जो मैंने समझाया इतना डीपली और डिटेल्स में, तो बस आप एक पॉइंट याद रखेंगे जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे येलो कलर से, जो पीला कलर से लिखा हुआ है कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या होता है, V1, बस आप इसको याद रखेंगे। बस सिंपल आपका ये हो गया। यानी डिटेल्स में समझना है तो आप इस प्रोसेस को समझे, इन शॉर्ट समझना है तो बस इतना याद रखें कि मॉडल वर्ब प्लस V1 जो आपके स्क्रीन पर येलो कलर से लिखकर शो किया गया है। अब आते हैं नोट नंबर 2 की ओर जो मॉडल वर्ब से संबंधित है। यहां देखें, ऑल मॉडल वर्ब्स, यानी सभी मॉडल वर्ब, मतलब कितना, टोटल 10 मीनिंग, जो मैंने अभी पिछले पेज पे आपको शो किया। ऑल मॉडल वर्ब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द नेगेटिव
एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म। नोट नंबर 2 के तहत आपको कहा जा रहा है कि जितने भी 10 मीनिंग हैं, यानी सारा मॉडल भर का प्रयोग ना सिर्फ अफर्मेटिव में बल्कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाने में भी किया जाता है। तो जिस तरह से आप टेंस पढ़े थे, तो टेंस में एक सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, तो दूसरा नेगेटिव होता है, तो तीसरा इंट्रोगेटिव होता है। उसी तरह से आप यहां पर भी मॉडल वर्ब की सहायता से अफर्मेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म और इंट्रोगेटिव फॉर्म का निर्माण अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक रूल आपका टेंस का है कि कैसे बनता है नेगेटिव, कैसे बनता है इंट्रोगेटिव, उस बेसिक स्ट्रक्चर को टेंस के अनुसार ही फॉलो करना होगा। इसमें कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा। सिर्फ जहां पर आप लिखते थे पहले इजेमार, बाज, वेयर, हैज, हैव, हर्ड, अब वहां पर इस 10 में से किसी एक मीनिंग का प्रयोग किया जा सकता है इनटू द नेगेटिव फॉर्म एंड इनटू द अफर्मेटिव फॉर्म विथ इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो चलिए देखते हैं इसको एग्जांपल के माध्यम से कि कैसे अप्लाई करना होता है। यहां देखिए ध्यान से, यहां पर आपका दिया गया है पहला एग्जांपल जो अफर्मेटिव का है। तो मैं बताया था, एक बार समझिए इसका पैटर्न, कि अफर्मेटिव में जब भी लगता है तो सब्जेक्ट के बाद यहां पर हम क्या लगाएंगे, मॉडल वर्ब लगाएंगे। तो देखिए क्या आपका हो गया, ही कैन, तो ही के बाद क्या रहा आपके जी, कैन, वो किसको शो कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल को। उसके बाद हम चाहें तो प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट को शो कर सकते हैं। तो ये क्या होगा आपका, हो गया अफर्मेटिव फॉर्म। नंबर 2 आइए नेगेटिव। तो पहले समझ लीजिए रहा स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका मॉडल, और उसके बाद आ जाएगा आपका नॉट, अब प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। यहां देखें ही कैन नॉट, है ना, तो आपका ही क्या हो गया सब्जेक्ट, कैन क्या हो गया जी, कैन हो गया मॉडल, अब प्लस नॉट लग गया, तो क्या बन गया नेगेटिव फॉर्म। जैसे यहां देखें आप कैन नॉट को आप इन शॉर्ट कांट भी लिख सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। कैन नॉट इज द लॉन्ग फॉर्म एंड कांट इज द शॉर्ट फॉर्म, बट बोथ आर सेम इन द हिंदी मीनिंग। उसके बाद क्या आ गया आपका डू, V1 हो गया, लास्ट में इट हो गया ऑब्जेक्ट। दिस इज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब। एक लास्ट एग्जांपल आ जाइए तीसरा इंट्रोगेटिव। तो पहले जरा समझें इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या करना होगा कि डालना होगा शुरू में मॉडल वर्ब, उसके बाद क्या करना होगा आपका सब्जेक्ट, फिर करना होगा V1 और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को शो करने के लिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्न सूचक चिन्ह। तो यहां क्या हो गया, कैन आपका हो गया मॉडल, ही हो गया सब्जेक्ट, डू हो गया V1 और इट हो गया ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आप यहां पर देख रहे हैं कि 3 तरीके से हम मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट के बाद लग गया अफर्मेटिव में चला गया, अगर सब्जेक्ट के बाद लगने के बाद नॉट लगा दिया तो वो नेगेटिव में चला गया, और अगर मॉडल वर्ब को सबसे आगे यानी सब्जेक्ट के ठीक पहले रख दिए तो किस में आ गया, इंट्रोगेटिव फॉर्म में आ गया। आप सेम यही प्रोसेस अप्लाई किए थे टेंस में, और टेंस में मैंने आपको क्लियरली समझाया था और साथ ही साथ वॉइस में भी समझाया था कि कैसे एक सेंटेंस से इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया जाता है। सेम टेंस का नियम ही आपको यहाँ फॉलो करना है। बस टेंस में और मॉडल में अंतर क्या आया, तो टेंस में था क्या कि आपका इजेमार, बाज, वेयर ये सब आता था, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आने वाला 15 मीनिंग में से हैविंग को छोड़ करके बाकी जो बच गया आपका यहाँ पर 10 मीनिंग कैन, कुड, मे, माइट, ये क्या है आपका मॉडल। तो अब क्या करना है कि जहां पर आपका इजेमार था वहां क्या लगाएंगे, कैन, कुड, मे, माइट। लेकिन जो फॉर्म है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, वो सेम चलेगा अकॉर्डिंग टू टेंस। तो बच्चों ये था आज का आपका क्लास का सारा थीम्स, सारा कंटेंट कि कैसे हमको मॉडल वर्ब के बारे में जानकारी लेनी है। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी बेहतर लगा होगा, और आज भी आपको लेक्चर में कुछ नए नए चीज़ सीखने को मिले जो आपको ब्राइट फ्यूचर के लिए काफ़ी काम देने वाला है। तो आप अभी से प्रिपेयर में रहें। मेन आपका मुद्दा क्या होता है, कंपटीशन। तो ये था आज का आपका मॉडल वर्ब का लेक्चर नंबर 2। तो चलिए बच्चों आज का लेक्चर बस मैं यहीं पर रोकता हूं, और फिलहाल इस लेक्चर को, इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे प्रमोशन के साथ साथ
आपको और भी अधिक बेहतर पढ़ाई का विकल्प मिल सके। तो चलिए, जब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑफ ऑल एंड गुड बाय।